नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लक्ष्य सिविल सेवा संस्थान दिल्ली में। देखिए ये जो है अभी हम लोग टेंथ के लिए टेंथ जो बोर्ड परीक्षा होने वाला है आप लोगों का, उसके लिए जो हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव का जो है आपके परीक्षा में जो है 50% जो है वेटेज होता है, मतलब 50% आपके परीक्षा में ऑब्जेक्टिव प्रश्न आता है और 50% जो है सब्जेक्टिव प्रश्न। मतलब अगर 500 का एग्ज़ाम आपका होता है तो उस 500 में समझिए कि 50% मतलब 250 नंबर का वेटेज जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न है और 250 सब्जेक्टिव का है। दो सब्जेक्ट में 20-20 प्रैक्टिकल होता है, एक सामाजिक विज्ञान में और एक विज्ञान में, साइंस में। तो इस तरह से हम लोग 250 नंबर का तैयारी करेंगे। 250 नंबर तैयारी करने का अर्थ है यहाँ कि आपका जो ऑब्जेक्टिव आता है, ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है सभी सब्जेक्ट में 50 नंबर का, उसका हम लोग तैयारी करेंगे। आपके सब्जेक्ट जैसे मैथ हो गया, साइंस हो गया, उसके बाद सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस हो गया, हिंदी और संस्कृत। तो हम लोग अगर इस 50 क्वेश्चन को देख लेते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से, तो इस 50 में आपको 50 आता है। बाकी उधर जो 50 सब्जेक्टिव का बचता है उस 50 में अगर आप 35-40 भी लाते हैं फिर भी आपका 85-90% मार्क्स बनता है। तो बच्चों आप लोगों को क्या करना है, हमारे साथ बने रहना है। हमारे द्वारा जो भी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाती है, जैसे देखिए आप लोग मतलब क्या कर रहे हैं कि आप लोग अभी कुछ मतलब मर्सी कर रहे हैं। अभी जो आप लोगों को क्या करना है, लेजी नहीं बनना है, आलसी नहीं बनना है। आपके पास 2 महीने का टाइम बचा हुआ है। 2 महीना में जब आपका बोर्ड एग्जाम होगा तो आप करेंगे बाप रे बाप, अब क्या करेंगे, अब क्या पढ़े, कैसे पढ़े, क्या करें, एकदम दिमाग हौच पौच हो जाएगा। इसीलिए आप लोगों को अभी पढ़ना है। ये देखिए यही टाइम है आपका। जब 10 दिन 15 दिन रहेगा एग्जाम तब पढ़ने में बन पाएगा, आपको पढ़ पाएंगे, नहीं पढ़ पाएंगे। यही टाइम है आपको अच्छे से, इस टाइम का अगर आप अच्छा यूज कर लिए, अच्छे से पढ़ लिए तो यही तैयारी आपको जो है रंग लाएगी आपके परीक्षा में। नहीं अगर अभी आप थोड़ा आलसी दिखाए, क्या करते हैं आजकल ठंडा है तो एकदम 8 बजे तक सोए रह जाते हैं। थोड़ा कम सोइए, 2 महीना का टाइम है बाबू। 2 महीना आप थोड़ा कम सोएंगे तो क्या हो जाएगा, जुलूम नहीं हो जाएगा। अगर आपका एग्ज़ाम अच्छा चल जाता है, सोना तो पूरे ज़िंदगी भर है कि नहीं। तो इस बात को आप लोग थोड़ा ध्यान में रखिए। आपको सुबह मॉर्निंग में आप 5 बजे, मैं सभी जो भी वीडियो आता है सभी मैं आप लोग को बताता हूँ कि आप लोग सुबह 5 बजे उठिए और जो है उसके बाद जो है मतलब 3-4 घंटा पढ़ाई करिए। फिर जो है फ्रेश होइए, फिर जो काम सब है वो करिए, फिर सांझ में भी 3-4 घंटा पढ़ लीजिए। अधिक मतलब टाइम को आपको चुराना पड़ेगा। ये नहीं कि मम्मी बोलेगी कि बेटा उठ पढ़, बेटी उठ पढ़, तब पढ़ेंगे। आपका अपना लाइफ है, मम्मी का लाइफ तो अपना मतलब कितना अच्छा से गुजर गया। आपको अभी मतलब ये आपके लाइफ का स्टार्टिंग पीरियड है। इसी टाइम में आपको बुआ ठीक से थोड़ा रहना पड़ेगा, ठीक से पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपका लाइफ बहुत कठिन है। तो मम्मी बोले, पापा बोले, भैया बोले तब आप उठ के पढ़ोगे। आप जो है आपको पढ़ना है, आपका लाइफ है। तो कोई बोले या ना बोले, आप सुबह में उठ करके 4-5 घंटा सुबह पढ़ लीजिए, दोपहर में 2-3 घंटा पढ़ लीजिए, फिर शाम में 4-5 घंटा पढ़ लीजिए। पूरे अगर आप 7-8 घंटा भी मतलब 2 महीने में कम से कम 7 से 8 घंटा आपको निश्चित रूप से पढ़ना ही। अगर आप चाहते हैं कि आपको बहुत अच्छा मार्क्स आए, 85-90%, 80%, तो आपको सुबह में 5 बजे उठना है। बहुत सवेरे भी नहीं उठना है। क्या करते हैं बच्चों को देखते हैं कि सुबह 3 बजे उठ गए, सर हम तो 3 बजे उठ जाते एकदम। क्या करता है, 3 बजे उठ करके बैठ जाएगा पढ़ने के लिए। वो पढ़ेगा क्या, एकदम झुक रहा है। तो आपको झुकना नहीं है, आपको पढ़ना है। तो उसके लिए आप 4 बजे भी नहीं, आप जिनको हो जाता है ठीक है, लेकिन 5 बजे मिनिमम उठ ही जाइए, फ्रेश होइए, 10 मिनट में पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। तो आप ये जो है ऑब्जेक्टिव, देखिए ऑब्जेक्टिव तैयारी करना थोड़ा बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आप हमारे साथ हैं तो आपके लिए बहुत आसान है। क्योंकि देखिए ऑब्जेक्टिव में 50 क्वेश्चन का आंसर देना है आपको और फिर सब्जेक्टिव का भी लिखना है। तो 50 क्वेश्चन के लिए देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है आपको 100, लेकिन आपको आंसर देना है 50 का ही और आपको मार्क्स भी मिलेगा 50 का ही। तो आप लोग जो है वो गलती ना करेंगे कि एग्जाम में 50 से ज़्यादा भी बना देंगे तो आपको 50 ही मार्क्स मिलेगा। ये कि नहीं कि हम 60 बना दिए तो हमको 60 मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आपको 50 मार्क्स मिलेंगे, 50 क्वेश्चन ही आपको बनाना है। तो आपको करना क्या है, देखिए ये जो अभी जैसे ये जो है साइंस का जो है सेकेंड सेट होगा। इससे पहले हमने साइंस का 2 पार्ट में एक सेट देख लिया। अब ये साइंस का जो है आपका
ये साइंस का आपका ये दूसरा सेट है, दूसरा सेट का ये फर्स्ट पार्ट होगा। फर्स्ट पार्ट का मतलब क्या, देखिए 80 क्वेश्चन आता है, तो 80 क्वेश्चन में हम लोग फर्स्ट पार्ट में जो है 1 to 40 क्वेश्चन देख लेते हैं, 40 क्वेश्चन देख लेंगे, और दूसरा में भी 40 से 80 क्वेश्चन देख लेंगे। तो इसका जो है ये अभी प्रथम पार्ट होगा, इसमें हम 1 से 40 क्वेश्चन देखेंगे सेकेंड सेट में, और इसके जस्ट बाद हम लोग सेकेंड सेट का दूसरा पार्ट लेकर आएंगे, उसमें जो है हम लोग 40-80 क्वेश्चन देख लेंगे। ये आपका साइंस होगा, याद रखिएगा। इसमें जो भी चीज़ आपको बताई जाएगी आपके परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगा। आपके प्रश्न जो है परीक्षा में यहीं से देखने को मिलेंगे। देखिए ये चीज़ें देखने से आपको जो आपका जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है वो आपको याद भी होगा। आप ये भी तुलना कर, मतलब आप खुद को जज करिए, खुद को जो है कितने पानी में है आप, इससे पहले जो आपने 1 साल पढ़ा है वो आप कितना जानते हैं, कितना आपको आता है, और आप मुझे कमेंट करिए। इसमें जो आप कॉपी पेन लेके बैठिए, इसमें जो जैसे मैं बताता हूँ, जैसे कोई क्वेश्चन और उसका ऑप्शन भी बोलता हूँ, तो आप लिख लीजिए खट से कि आपको कौन सा आ रहा है, ए है उसका आंसर, बी है उसका आंसर, फिर मैं बताता हूँ, तो आप देख लीजिए कि आपका सही है या नहीं है। उसे आप मुझे कमेंट करके ये भी बताइए कि आपको कितना मार्क्स आया है कि नहीं। इससे क्या होगा, देखिए आपको याद भी होगा। ये आप जब इस तरह से करेंगे तो आप फिर भूलेंगे नहीं। एक बार आप याद किए फिर आगे भूल नहीं पाएंगे, और यही तो करना है आपको परीक्षा की दृष्टि से, जो आपको यही करना है, तो ही आप परीक्षा में अच्छा कर पाएंगे। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हम लोग ये देखेंगे साइंस का सेकेंड सेट है, उसका ये फर्स्ट पार्ट है। आपका पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है। प्रकाश जो होता है लाइट, उसकी जो किरणें होती है गमन करती है कैसे, सीधी रेखा में, बी है आपका ऑप्शन टेढ़ी रेखा में, सी है किसी भी दिशा में, और इनमें से कोई नहीं। देखिए आप जो घर में टॉर्च जलाते हैं, आपके घर में टॉर्च होगा, तो क्या आप जो टॉर्च जलाते हैं तो लाइट ऐसे सीधे नहीं जाकर के ऐसे जाती है, या ऐसे जाकर फिर ऐसे मुड़ जाती है, नहीं, सीधे ही जाती है। तो आपको याद रखना है कि लाइट जो है, प्रकाश जो है कैसे सीधी रेखा में गमन करती है। तो पहला का आपका ए ऑप्शन सही होगा, याद रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा ने कह रहा है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। जो सर्च लाइट होता है उसका परावर्तक कैसा होगा, आपके ऑप्शंस हैं उत्तल होता है, बी है अवतल होता है, सी है समतल होता है, और डी है। तो देखिए सर्च लाइट का परावर्तक सतह जो है उत्तल होता है। देखिए उत्तल एक पढ़ रहे होंगे आप, अवतल एक उत्तल। अवतल का मतलब क्या है, जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो, मतलब ये जो है इस साइड से इसका पेंट रंगाई किया हुआ, ये है इस साइड रंग किया हुआ है, और ये जो इस पार धंसा हुआ देख रहे हैं ये परावर्तक सतह है। और एक होता है उत्तल। उत्तल में क्या होता है, जो ऐसे आप देख रहे हैं ये है इसका रंग किया हुआ, और इस साइड का जो पार्ट देख रहे हैं ये उठा हुआ आपको लग रहा है ना, तो ये क्या है, परावर्तक सतह है। इसको आप भूलिएगा नहीं। तो सर्च लाइट में जो है आपका ए ऑप्शन सही है, मतलब परावर्तक सतह उत्तल होता है। उत्तल नहीं अवतल होता है। सर्च लाइट में क्या होता है, मतलब सर्च लाइट में क्या होगा, अवतल होगा। बी ऑप्शन आपका सही होगा। गलती से मैं मिस्टेक से आपको बोल रहा था बी, समझा रहा था बी, लेकिन आंसर लग गया ए में, अवतल होगा। देखिए अवतल में क्या होगा, अवतल होगा ऐसे, ये ऐसे रंगाई किया हुआ, पुताई किया हुआ पार्ट है, और ये इस साइड वाला जो पार्ट है ये क्या है, ये परावर्तक सतह है। तो इसमें जहाँ से भी लाइट आएगा क्या करेगा, सबको एक जगह क्या करेगा, एक जगह कलेक्ट कर देगा, एक जगह जमा करेगा। तो क्या होगा देखने में, सर्च लाइट में क्या होता है, किसी चीज़ को जब देखते हैं हम लोग, एक जगह सारा लाइट कलेक्ट कर देगा। तो सर्च लाइट में हम लोग क्या करेंगे, अवतल दर्पण का यूज करेंगे। याद रखिएगा सेकंड का जो है बी ऑप्शन आपका सही है, भूलिएगा नहीं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। तीसरा क्या कह रहा है कि भैया, तीसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। निर्वात में पूछ रहा है आपको प्रकाश की चाल के बारे में। देखिए 3 × 10⁻, ऐसे आप तो सुने होंगे 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, लेकिन यहाँ जो है आपको मीटर में दिया हुआ है, तो किलोमीटर के क्या करना होता है, मीटर में चेंज करना होता है। आप वैसे ही याद रख लीजिए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। देखिए जो भी ऑप्शन है आपका यहाँ देखेंगे, बी है सी है, सब में 3 × 10⁸ ही है, 10⁸ ही है, लेकिन आपको मीटर में 10⁸ होता है, किलोमीटर में नहीं होता, और सेंटीमीटर में भी नहीं होता है। तो आपको ये याद रखना है। देखिए सब तो आपको एक ही जैसा देखने को मिलता है, लेकिन आपको चूज क्या करना है, सही उत्तर चूज करना है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, जो इसका जो मीटर में होगा उसी के साथ 3 × 10⁸ जो पावर 8 लगा रहेगा, वो मीटर में जब होगा जिसका यूनिट वही होगा। तो आपका ए ऑप्शन सही होगा। 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं।
देखिए आप लोग जो है चैनल पे अगर नए हैं तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिए और जो है अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। आपके जो स्कूल के जो आपके मित्र होंगे, दोस्त होंगे या आपके रिश्तेदार जान पहचान में हैं जो 10th का एग्ज़ाम अभी बिहार बोर्ड देने वाले हैं, आप उनको निश्चित रूप से ये वीडियो शेयर करिए कि यहाँ जो है ऑब्जेक्टिव मिल रहा है। अगर आप इसे तैयारी कर लेते हैं, आपके पास 2 महीना का टाइम है, 2 महीना अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं यहाँ ऑब्जेक्टिव, तो आपको 50 में 50 ऑब्जेक्टिव सही होगा निश्चित रूप से आपकी परीक्षा में। और देखिए जिनको सभी सब्जेक्ट में 50 में 50 ऑब्जेक्टिव में मार्क्स आता है, उनको हमारी संस्था की तरफ से मतलब लक्ष्य सिविल संस्थान दिल्ली के द्वारा आपको एक 5G स्मार्टफोन जीतने का मौका मिलता है। आपको हम अपने स्टूडियो में बुलाएंगे, आपको लोगों से मिलाएंगे भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? मानव नेत्र जो हमारे पास भी है, आँख, नेत्र का मतलब आँख, ठीक है, और आपके पास भी है, सबके पास आँख होता है, ठीक है। कह रहा है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? आपके ऑप्शंस है उत्तल लेंस, बी है अवतल लेंस, सी है वलयाकार लेंस और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आँख में जो लेंस होता है वो उत्तल लेंस होता है। आपको पता होगा, आप जब फिगर बनाते होंगे आँख में जो सबसे आगे लेंस लगाते हैं आँख में, वो इस टाइप का लेंस लगाते हैं, है कि नहीं? तो इसका ये जो है उठा हुआ है, इसका बीच का पार्ट आप देख रहे हैं उठा हुआ है, तो ये जो आपका उत्तल लेंस होता है। और अवतल लेंस में क्या होता है, जो बीच का पार्ट होता है वो धंसा हुआ होता है इस तरह का आपको, तो ये अवतल लेंस होता है और ये जो है उत्तल लेंस होता है। तो आँख में जो हम लोग कैसा, आँख में किस प्रकार लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। इसको याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाता है वह है, मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाता, मतलब आँख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? आप तो बच्चे से पढ़ते आए हैं या 8, 9, 10th में इस चीज़ को पढ़े ही होंगे। आपके ऑप्शन से कॉर्निया, परितारिका, ये पुतली और दृष्टिपटल। इसका उत्तर मुझे बताना नहीं चाहिए, लेकिन आप लोग को होता है। कैमरा में भी ये चीज़ें, आप कैमरा और आँख का जो है तुलना किए होंगे। तो ये जो है दृष्टिपटल होता है। दृष्टिपटल जो है मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनता है उसे हम लोग दृष्टिपटल बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट कह रहा है 6 नंबर क्वेश्चन 6 कह रहा है कि सामान्य नेत्र का दूर बिंदु होता है, जो नॉर्मल आँख होती है, मतलब सामान्य नेत्र का मतलब है नॉर्मल आँख, मतलब जो सामान्य तरीके से सही तरीके से काम करने वाला आँख होता है, उसके लिए दूर बिंदु क्या होता है, मतलब कितने दूरी तक वो स्पष्ट, जिसको नहीं बोलते स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी, मतलब कितने दूरी पर वो स्पष्ट कोई भी चीज़ें देख सकता है। आप जब आँख के, आप एक काम करिए, आपके पास कोई चीज़ है या बुक होगा या कॉपी होगा, तो उसको आप जब बहुत नज़दीक लाएंगे तो क्या होगा, आप उसको स्पष्ट नहीं देख पाएंगे, या बहुत दूर भी चल जाएगा तो हम लोग क्या करते हैं, स्पष्ट नहीं देख पाते हैं। लेकिन एक दूरी होता है जहाँ पर आप रखेंगे तो कोई चीज़ आपको बिल्कुल स्पष्ट दिखेगी। वो दूरी क्या होता है? आपके ऑप्शन से 25 सेंटीमीटर, बी है 25 मिलीमीटर और सी है 25 मीटर और डी है अनंत पर। तो ये जो है आपका दूर बिंदु जो है अनंत, मतलब हम लोग अनंत तक क्या कर सकते हैं, सामान्य नेत्र का दूर बिंदु। चलिए मैं जो बोल रहा था वो असल में दूसरा चीज़ था, लेकिन सामान्य नेत्र का दूर बिंदु यहाँ पूछ रहा है। मतलब अधिकतर कहाँ तक देख सकते हैं, तो अधिकतर हम लोग जो अनंत तक देखें, जो सूर्य है वो कहाँ है, अनंत डिस्टेंस पे हम लोग उसे भी देख लेते हैं। आसमान क्या है, बहुत ऊंचाई पर अनंत डिस्टेंस पर, उसे भी हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं। जो मैं बोल रहा था आपको, ये 25 सेंटीमीटर वो सामान्य नेत्र की जो न्यूनतम दूरी होती है, स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी, वो 25 सेंटीमीटर होता है। लेकिन यहाँ आपका ऑप्शन जो है ये पूछ रहा है सामान्य नेत्र का दूर बिंदु, मतलब कोई नॉर्मल आँख है वो अधिकतम कहाँ देख सकती है, तो अनंत तक देख सकती है। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऊर्जा का ऐसा मात्रक होता है, ऊर्जा, एनर्जी, ठीक है, एनर्जी के बारे में पूछ रहा है। एनर्जी का, ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या है? कैलोरी है, जूल है, ताप है और इनमें से कोई नहीं है। तो देखिए ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल होता है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से किसका अर्थ जल है? किसका अर्थ जो है जल है? एक है पेट्रो का, टर्बो का, नाइट्रो का और हाइड्रो का। तो आपका 8 नंबर का जो आंसर सही होगा, देखिए कोई भी जहाँ जल वाली कोई भी चीज़ होती है तो हाइड्रो उसमें जुड़ा होता है, तो इसलिए जल का जो मतलब कर रहा है कि निम्न में किसका अर्थ जल है, तो हाइड्रो का अर्थ जो है जल है। याद रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विद्युत धारा का ऐसा मात्रक है, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक
करंट जो होता है, इलेक्ट्रिसिटी जो होती है, उसका SI मात्रक क्या होता है? A है वोल्ट, B है कूलॉम, C है वाट और D है एम्पियर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका जो है ये एम्पियर सही होगा। विद्युत धारा का SI मात्रक जो है, ये तो वोल्ट जो होता है, ये क्या होता है? ये विभवांतर का मात्रक होता है, और ये जो है एम्पियर जो है विद्युत धारा का मात्रक होता है। तो आपका 9 का D ऑप्शन सही होगा, याद रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। और ये वाट जो है पावर का होता है। कह रहा है कि 10 नंबर क्वेश्चन, 1 वोल्ट कहलाता है। 1 वोल्ट कितना कहलाता है? मतलब 1 वोल्ट जो है कितना कहलाता है? आपके ऑप्शंस हैं 1 जूल पर सेकेंड, B है 1 जूल पर कूलॉम, C है 1 जूल पर एम्पियर और D है इनमें से कोई नहीं। तो 1 जूल पर कूलॉम जो है 1 वोल्ट कहलाता है, याद रखेंगे इसको। भूल कर आए कि घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है? घर में जो होता है विद्युत के कारण जो दुर्घटना होती है किसके कारण होता है? फ्यूज तार के कारण, शॉर्ट सर्किट के कारण, उच्च धारा प्रवाह के कारण और D है इनमें से कोई नहीं। तो शॉर्ट सर्किट के कारण, जब कभी शॉर्ट लग जाता है तो क्या होता है? तार जल जाता है। हमारे घर में जो डिवाइस लगे होते हैं, टीवी, फ्रिज, कूलर, ये सब क्या होता है? उड़ जाता है। आप ऐसा सुने हैं? तो ये शॉर्ट सर्किट के कारण ही होता है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। और इसमें जो आप ये चीज़ देख रहे हैं, शॉर्ट सर्किट तो आपने देख लिया। और फ्यूज तार जो होता है, फ्यूज तार, ये तो इस सब की सुरक्षा के लिए लगाया जाता है, फ्यूज तार, है कि नहीं? चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा को? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे VVI लगा लीजिए। आपके एग्जाम में आपको निश्चित रूप से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, है कि नहीं? तो इसको याद रखिएगा। फ्लेमिंग का वाम हस्त आप नियम पढ़ा होगा, है कि नहीं? तो उसमें कह रहा है कि अंगूठा किसकी दिशा को संकेत करता है? धारा की दिशा को, चुंबकीय क्षेत्र का, बल का और इनमें से कोई नहीं। तो फ्लेमिंग का जो वाम हस्त नियम होता है उसमें जो है ये बल का जो अंगूठा होता है आपका, वो क्या होता है? बल की दिशा को दर्शाता है। कह रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। जो ग्लोबल वार्मिंग है, ग्लोबल वार्मिंग मतलब विश्व की जो अभी विश्व जो क्या हो रहा है कि गर्म हो रहा है, ठीक है, तापमान बढ़ रही है विश्व का, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उसका मेन उत्तरदायी जो है कौन सा गैस है? O2 है, NH3 है, CO2 है और N2 है। तो CO2 मुख्य कारण है। देखिए CO2 मुख्य कारण, CO में क्या होता है? CO में मतलब जो हीट होती है उसको सोखने का ताकत होता है, और ये जब ये सोखता है तो क्या होता है? ये गर्म हो जाता है। और इसी तरह से ग्लोबल वार्मिंग के लिए ये मुख्य जिम्मेदार गैस है। O2 का, O2 तो सॉल्यूशन है, ये तो ऑक्सीजन है। और हम लोग अधिक से अधिक पेड़ पौधे क्यों लगाने के लिए बोला जाता है कि अधिक से अधिक आप पेड़ लगाएंगे तो ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी, और ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी तो ग्लोबल वार्मिंग से क्या होगा? राहत मिलेगा। कह रहा है कि साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? जो साग सब्जी होती है उसका विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? अवक्षेपण अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी और संयोजन अभिक्रिया है। किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इसका B ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे इसको, आप लोग भूलेंगे नहीं। आपके परीक्षा देखिए जो क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है वो आपके परीक्षा मतलब बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से, ये नहीं कि अब परीक्षा तो बहुत सारा होता है, लेकिन आपके बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप जो यहाँ पढ़ रहे हैं तो ये दिमाग में आप सोच के पढ़ें कि ये जो मैं पढ़ रहा हूँ अभी यहाँ सर से, वो हमारे बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा, ठीक है? तो उस तरह से आपको क्या होगा? याद बातें जो है ये दिमाग में रहेगी, तो बातें याद भी अच्छी तरीके से होगी और याद अधिक दिन तक भी रहेगी, और आपके परीक्षा में प्रश्न भी आपको बनेंगे। उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें एक होता है अपचयन और उपचयन। तो उपचयन के बारे में पूछ रहा है कि उपचयन वह प्रक्रिया होती है जिसमें आपके ऑप्शन से ऑक्सीजन का योग होता है, B है हाइड्रोजन वियोग होता है, C है इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है और D है सभी। तो देखिए उपचयन प्रक्रिया में आपका D ऑप्शन सही होगा, मतलब सब कुछ होता है। ऑक्सीजन का योग भी होता है, ऑक्सीजन का योग का मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, ठीक है। हाइड्रोजन वियोग मतलब हाइड्रोजन का क्या है? हटना, और इलेक्ट्रॉन का त्याग मतलब इलेक्ट्रॉन का त्याग होना। नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है? ऑक्सीकारक मतलब ऑक्सीडेंट, ऑक्सीडेशन रिडक्शन आप पढ़े होंगे ना, उसी से संबंधित है। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है? हाइड्रोजन है, CO है, H2S है और Cr है।
तो 16 का जो आपका सी ऑप्शन सही होगा। 16 का आपका सी मतलब H2S, ये जो है ऑक्सीकारक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, ये आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों। तो आप लोग जो है इसे हल्के में ना लें, इसे बहुत अच्छी के तरीके से याद करें, याद रखें और अपने परीक्षा में इसे बना करके भी आएँ, क्योंकि वहाँ आप ऑब्जेक्टिव बनाएंगे तो आपको जो नंबर मिलेगा वो आपके मार्कशीट में होगा और वही मार्कशीट आपको पूरी ज़िंदगी आपको काम देगी। तो जो चीज़ें आपके पूरे लाइफ भर के लिए है उसके लिए थोड़ा मेहनत बनता है कि नहीं, थोड़ा मेहनत तो बनता ही है बच्चों। तो आपको थोड़ा मेहनत करना ही पड़ेगा। थोड़ा मेहनत यहाँ क्या है, आपको कुदाल नहीं चलाना है, हर नहीं जोतना है कि नहीं, आपको ईंट पत्थर नहीं उठाना है, आपको बस अपने मोबाइल में इस वीडियो को 2 से 3 बार देखना है, थोड़ा दिमाग शांत करके देखना है। ये नहीं कि खाना भी खा रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, मतलब झगड़ा कर रहे हैं और पढ़ाई भी कर रहे हैं, वो नहीं, खेल भी रहे हैं पढ़ाई कर रहे हैं, वो नहीं। आप इसे मतलब एकदम बढ़िया से बैठ के अकेले में कहीं ठीक से देखिए, ध्यान से देखिए, बातों को याद रखने का प्रयास करिए और फिर आपका जब परीक्षा होगा तो वहाँ आप सभी बातें आपको याद रहेगी। धर 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 सारा क्वेश्चन आप एकदम एक दिशा से बना के चले आएंगे तो आपको मज़ा भी आएगा। जब मार्क्स आ गया अच्छा तो फिर आपको आपके तो मज़े ही मज़े हैं, है कि नहीं, याद रखेंगे इसको। बाद में ये नहीं कहिएगा कि सर हमको आपने ऐसा बताया ही नहीं था। मैं पहले से बहुत बार इस बात पे जोर दे रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा इसको ध्यान से देखिए। हाँ, और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप लोग का जो मित्र है, जो दोस्त है, उसे आप ज़रूर शेयर कर दीजिए कि यहाँ जो है ऑब्जेक्टिव जो अपना लोग का बोर्ड परीक्षा होता है उसके लिए बहुत ही अच्छी तरीके से बताया जाता है, सर के द्वारा ये दिया जा रहा है, तो आप उन्हें भी थोड़ा शेयर कर दीजिए। चलिए 17 नंबर कह रहा है कि किसी अम्लीय विलयन का पीएच होता है। कोई अम्ल जो होता है, अम्ल, क्षार, लवण आपने सुना होगा, है कि नहीं। तो अम्ल जो होता है उसका पीएच मान क्या होता है, एक पीएच मान मतलब मापने के लिए एक स्केल होता है, उस पर क्या होता है 1 से 14 तक रीडिंग होता है कि नहीं, 1 से 14 तक। और इसमें क्या होता है, यहाँ से 1 से स्टार्ट होता है, जो बीच होता है उसमें 7 होता है, यहाँ लास्ट में जाकर के 14 होता है। तो जो बीच का पार्ट 7 होता है वो उदासीन दिखाता है और इधर जो है 7 से नीचे वाला जो होता है, 1 से 7 से नीचे तक वो क्या दिखाता है, अम्ल को, और 7 से 14 तक ऊपर, 7 से ऊपर वाला क्या दिखाता है, क्षार को दिखाता है। तो किसी अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है 7 के बराबर होता है। 7 के बराबर नहीं हो सकता क्योंकि वो 7 के बराबर वाला उदासीन होता है। 7 से अधिक होता है, 7 से अधिक भी नहीं हो सकता क्योंकि 7 से अधिक होगा तो वो अम्ल नहीं होगा, क्षार होगा, और 7 से कम होगा। तो आपका जो है 17 का क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, मतलब 7 से कम होगा, याद रखेंगे। कह रहा है कि सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र है, सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र आपसे पूछ रहा है, इसे याद रखेंगे। सोडियम, देखिए सोडियम क्या होता है, Na होता है, और कार्बोनेट का अणुसूत्र देखिए Na2CO3, इसे Na2CO3 याद रख लीजिए। ये आपको इस तरह का फॉर्मूला निश्चित रूप से आपके एग्जाम में आएगा, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। 19 नंबर क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि चूना पत्थर, खरिया एवं संगमरमर किसका विविध रूप होता है। चूना पत्थर, खरिया और संगमरमर जो होता है किसका विविध रूप होता है, NaHCO3 का, NaOH का, CaOH ट्वाइस और CaCO3। देखिए ये CaCO3 का जो है चूना पत्थर, खरिया और संगमरमर जो है इसका CaCO3 का ही विविध रूप है, इसे याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। भूलेंगे तो फिर झूलेंगे, और झूलेंगे तो क्या होगा, फिर झूलते रह जाएंगे। बोलेंगे कि सर हम तो झूलेंगे, तो अच्छी ना बात है। ये झूलने का मतलब देखिए ये नहीं कि आप झूला लगा के झूलेंगे, झूला लगा के वही झूलेगा जिसको याद रहेगा, और वैसे झूलना है जो जिसको याद नहीं रहेगा वो पूरे ज़िंदगी भर झूलते रहेंगे। चलिए यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 20 नंबर का है कि जठर रस का पीएच मान लगभग होता है। जठर रस जो हमारे जठर ग्रंथि से जठर रस निकलता है उसका जो पीएच मान होता है कितना होता है, 1.2। ठीक है, याद रखेंगे इसको, ये अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि लोहा को जिंक लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। लोहा में जो हम लोग क्या करते हैं उसको मतलब रस्टिंग ना हो, मतलब जंग ना लगे, इसके लिए हम लोग क्या उसमें जिंक का लेप चढ़ाते हैं। आप सुने होंगे, लिंक का लेप चढ़ाने के लिए क्या करते हैं, कौन सी प्रक्रिया करते हैं, संक्षारण करते हैं, गैल्वेनीकरण करते हैं, और पानी चढ़ाना करते हैं, विद्युत अपघटन करते हैं। तो लोहा पर जो जिंक चढ़ाते हैं उसको हम लोग
इसका जो है बी ऑप्शन आपका सही होगा, गैल्वेनाइजेशन। मतलब देखिए एक विद्युत के द्वारा जो है विद्युत कुछ ऐसे प्रक्रिया करते हैं जिसके द्वारा जो है लोहा पर जिंक का लेप चढ़ा दिया जाता है। इसका थोड़ा प्रोसेस बताना पड़ेगा आप लोगों को, क्या किया जाता है वो, जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए भी ये जो है आपका इंपॉर्टेंट है। तो इसे जो आप पढ़े होंगे उसका आप रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर नहीं तो आप मुझे मैसेज कीजिए, इसमें कमेंट कीजिए, मैं इसको जो है डिटेल से आप लोगों को बता दूंगा एक अलग से टॉपिक ला करके। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक हैं। आयनिक के बारे में पूछ रहा है, आयनिक यौगिक है कौन सा। HCN है, CCl4 है, KCl है और CO2 है। 22 इसका जो है आपका KCl, ये 22 का सी ऑप्शन आपका सही होगा। KCl जो है आयनिक यौगिक हैं। 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। बॉक्साइट, कोरंडम और क्रायोलाइट आप सुने होंगे। तो किस धातु का जो है ये जो है अयस्क होता है। 23 ये जो है आपका एल्युमिनियम का होता है। बॉक्साइट, कोरंडम और क्रायोलाइट इस तरह से आप सुने होंगे ना, तो ये एल्युमिनियम का होता है। आप जो है एल्युमिनियम का भी याद रख लीजिए। जैसे लोहा का होता है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, लिमोनाइट, उसका फॉर्मूला भी याद रख लीजिए कि क्या होता है। कुछ आपको 4-5 धातु का अयस्क का याद होना चाहिए आपको, उसका नाम और उसका फॉर्मूला आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे देखते हैं सक्रियता श्रेणी में सबसे क्रियाशील धातु है। एक सक्रियता श्रेणी का जो है सीरीज होता है, उसको याद कर लीजिए, याद करना पड़ेगा आप लोगों को, तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो सबसे क्रियाशील धातु जो होता है वो Na सोडियम होता है। क्या होता है 24 का जो है बी ऑप्शन आपका सही होगा, Na सोडियम। 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं। CHO ये जो है क्या होता है, ये अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं, क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड, अल्कोहल, कीटोन और इनमें से कोई नहीं। 25 का जो है ए ऑप्शन आपका सही होगा। मतलब CHO अभिक्रिया मूलक समूह जो होता है उसे एल्डिहाइड बोलते हैं। याद रखिएगा इसको, आप लोग भूलिएगा नहीं। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कह रहा है कि इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र होता है। अल्कोहल तो जो होगा उसमें तो OH क्रियाशील समूह होगा ही, लेकिन इथाइल यहाँ हम लोगों को देखना है। इथाइल का क्या होता है CH3OH C2H5, और देखिए इथाइल है तो C2 भी होगा। ऐसे क्या होता है मिथाइल इथाइल होता है ना, तो C2 तो होगा ही, OH भी लास्ट में होगा, लेकिन होगा क्या C2H5 होगा, C2H6 होगा या C2H2 होगा। तो 26 ये 26 का जो आपका बी ऑप्शन सही होगा। मतलब C2H5OH होगा। ठीक, याद रखिएगा इसको, भूलिएगा नहीं। ये फॉर्मूला होता है ना CnH2n+2, इसी पर ये बेस्ड होता है। देखिए जब हम N2 लेंगे तो क्या बन जाएगा C2 बनेगा, और H कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 6 होगा। लेकिन एक जब यहाँ बॉन्ड बनाएंगे OH के साथ क्या करेंगे, तो एक H हटाना पड़ेगा, तो H5 बचेगा और फिर OH इससे जुड़ जाएगा। तो आपका जो है 26 का बी ऑप्शन सही होगा, C2H5OH। चलिए नेक्स्ट देख लेते। कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या है। आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में पूछ रहा है। देखिए आवर्त सारणी के बारे में आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जा सकता है कि मेंडलीफ का आवर्त सारणी होता है, या पुराना जो आवर्त सारणी है उसके बारे में भी, और आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में भी पूछा जा सकता है। इसके बारे में तो आपको अत्यधिक क्वेश्चन पूछा जा सकता है अधिकतर, लेकिन उसके बारे में ये भी पूछा जा सकता है कि उस मतलब वो कैसे अरेंज किया गया था, उसमें जो भी केमिकल थे, जो भी तत्व थे, उसको कैसे अरेंज किया गया था, ये चीज़ आपको पूछी जा सकती है। तो 27 जो है इसमें हम लोग देखेंगे आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या। आधुनिक आवर्त सारणी में क्या होता है, एक क्षैतिज होता है और एक मतलब ऊर्ध्वाधर होता है। तो ये इसमें क्षैतिज में जो होता है ये आपके ऑप्शन से 18, 7, 16 और 10। तो आपको आवर्त सारणी में जो है क्षैतिज कतारों की संख्या 7 होती है, इसको याद रखेंगे। कह रहा है कि मानव में, नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, मानव में डायलिसिस थैली है। कौन सा ऐसा थैली है जिसे डायलिसिस थैली भी कहते हैं। नेफ्रॉन को, न्यूरॉन को, माइटोकॉन्ड्रिया को और डी है इनमें से कोई नहीं।
तो जो नेफ्रॉन होता है इसको ही डायलिसिस, ये मेनली डायलिसिस का काम करता है नेफ्रॉन, ये हृदय में पाया जाता है। तो इसे आप लोग भूलेंगे नहीं, याद रखेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगी जंतु है। उभयलिंगी जंतु पूछ रहा है आपको। आपके ऑप्शन है ए केचुआ, बी मछली, सी है शेर और डी है बकरी। तो केचुआ को ही उभयलिंगी जंतु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केचुआ को उभयलिंगी जंतु बोलते हैं, याद रखिएगा। 29 का ये 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कूटपाद किस में पाया जाता है। कूटपाद किस में पाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए पैरामीशियम, बी यूग्लिना, सी अमीबा और डी है इन कोई नहीं। तो 30 का जो आपका सी ऑप्शन सही होगा। कूटपाद जो है अमीबा में पाया जाता है। 31 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक सेकेंड, 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऑक्सीन है। ऑक्सीन क्या है? एक हार्मोन है, एक वसा है, एक एंजाइम है और एक कार्बोहाइड्रेट है। ऑक्सीन जो है एक हार्मोन होता है, ये हमारे बॉडी में क्या होता है? ऑक्सीन हार्मोन सृजित होता है। तो ऑक्सीन क्या है? एक हार्मोन है। 32 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 32 कह रहा है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मनुष्य के जो शरीर है, मनुष्य का शरीर मतलब आपका जो शरीर है, आपके शरीर में जो सबसे बड़ी ग्रंथि होगी, आप ग्रंथि के बारे में पढ़े होंगे, तो उसमें सबसे बड़ी कौन सी है? लीवर है, अग्नाशय है, अंडाशय है और एड्रीनल ग्रंथि है। तो सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है, आप लोग इसे याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, लीवर। ये जो लीवर होता है ये सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। 33 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित जीवों में किसमें अलैंगिक जनन या मुकुलन द्वारा होता है। अलैंगिक जनन जो है मुकुलन द्वारा होता है। अलैंगिक जनन किसके द्वारा? मुकुलन द्वारा। याद रखेगा, लेशमानिया, प्लाज्मोडियम, ईस्ट और अमीबा। तो ये जो है सी ईस्ट में, इससे पहले भी जो सेट था उसमें भी मैं ये क्वेश्चन आप लोगों को बता चुका हूँ कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा जो होता है ये ईस्ट में होता है। ठीक है, याद रखेंगे इसको। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग हैं। कीटों का पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग हैं? ए समजात अंग है, बी अवशेषी अंग है, सी संवृत अंग है और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 34 का जो है आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? कीटों के पंख माने कीट पतंग जो होता है ना, छोटे छोटे कीड़े सब होते हैं, कीट के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग हैं? संवृत अंग हैं। आपका 34 का जो है सी ऑप्शन सही होगा, संवृत अंग है। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है। विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे सबसे अधिक समानता है? चीन के विद्यार्थियों से, चिंपैंजी से, मकड़ी से और जीवाणु से। किससे हम लोग, मतलब हम लोग क्या हैं? मानव है। और हमारा जो समानता है किससे है? चीन के विद्यार्थी से है, चिंपैंजी से है, मकड़ी से है और जीवाणु से है। तो आपको पता होगा कि हम लोगों से जो मिलता जुलता है वो चिंपैंजी बिल्कुल आपकी तरह ही दिखता है कि नहीं? आप जब देखेंगे चिंपैंजी को तो आपको लगेगा अरे भैया वो तो आप ही की तरह दिख रहा है चिंपैंजी भाई साहब। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 36 कह रहा है कि प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। प्रकृति में जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है कोयला। ये क्या ऑप्शन? ये तो बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि कोयला तो अभी निकालिए, खट से जलाइए, फट से ख़त्म, है कि नहीं? सूर्य, पानी और लकड़ी। तो प्रकृति में जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है वो सूर्य है। आप पता है कि जब से ये मतलब बहुत पहले से सूर्य हमें क्या दे रही है? ऊर्जा दे रही है। और जब तक सूर्य है तब तक हम लोग का क्या है? अस्तित्व है। सूर्य खत्म, हम लोग खत्म। ठीक है कि नहीं? तो उस मुख्य ऊर्जा का स्रोत जो प्रकृति द्वारा पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है वो सूर्य ही है। याद रखेंगे इसको। हरे पौधे कहलाते हैं। हरे पौधे क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं, अवघटक कहलाते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं और आहार श्रृंखला कहलाते हैं। 37 देखिए, हरे पौधे ये उत्पादक कहलाते हैं। क्यों उत्पादक कहलाते हैं? देखिए हरे पौधे आप जो मतलब आप क्या उत्पादन करते हैं सो बताइए। आप जो भी यूज करते हैं सब दूसरे का। आप खाना खाते हैं, साग, वो भी, सब्जी, फल, फ्रूट्स, सब कुछ दूसरे का, है कि नहीं? तो जो उत्पादक होता है वो हरे पेड़ पौधे होते हैं। इसे ही आप लोग याद रखेंगे। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है? जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है। आपके ऑप्शन है ए DDT,
बी कागज, सी वाहित मल और डी है इनमें से। जैव अनिम्नीकरण ये मतलब जो अपघटित नहीं होता है। जैव वो जो है मतलब नहीं, जैसे कोई चीज़ आप जो है कागज़ फेंक दीजिए या मलमूत्र, तो वो क्या होता है धीरे धीरे अपघटित होकर के मतलब वो मिट्टी बन जाता है, चेंज हो जाता है। लेकिन ये DDT जो होता है आपका 38 का ए ऑप्शन सही होगा। ये DDT का एक गोला आप कहीं रख लीजिए घर में, द्वार में, इधर उधर कहीं भी, वो कितना दिन भी आप देखेंगे तो वो ज्यों का त्यों पड़ा रहेगा, है कि नहीं। तो DDT क्या होता है, जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ होते हैं। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 39 हम लोग जो है इसमें 40 क्वेश्चन लेंगे। 40 में हम लोग जो है 39 क्वेश्चन पर आ चुके हैं। 39 क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, कह रहा है कि 39 निम्न में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। प्राकृतिक संसाधन के बारे में पूछ रहा है कि कौन जो है प्राकृतिक संसाधन नहीं है। 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। ए है वायु, बी है मृदा, सी है जल और डी है जीवधारी। अब बताइए, प्राकृतिक संसाधन नहीं पूछ रहा है। आप लोग जब देखेंगे, आप क्वेश्चन जल्दी में कैसे हम लोग पढ़ते हैं, निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन है, और देखेंगे वायु, ओ ये तो प्राकृतिक संसाधन है, आप ऑप्शन लगा देंगे सही। लेकिन यहाँ है नहीं जब होता है क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में जो प्रश्न होता है आपका, उसका जो है सेंस बदल जाता है, मीनिंग बदल जाता है। तो हम लोग जो परीक्षा में प्रश्न को क्या करेंगे, बहुत ही बारीक तरीके से ध्यान से पढ़ेंगे, तो ही आपका जो है क्वेश्चन प्रश्न आप अच्छे से पढ़ भी पाएंगे, समझ भी पाएंगे, और आपका जो आप जो उत्तर देंगे आप सही ही उत्तर देंगे। वायु क्या है, ये प्राकृतिक संसाधन है। क्या वायु आपने बनाया, मैंने बनाया या किसी और ने बनाया? वायु क्या प्राकृतिक रूप से बनाया हुआ है कि नहीं। 39 का तो वायु प्राकृतिक। मृदा भी क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। जो मिट्टी है मतलब मृदा है, उसे कौन बनाया, हमने बनाया, आपने, कोई नहीं, क्या वो प्राकृतिक रूप से बना है। जल भी प्राकृतिक रूप से बना हुआ है। जीवधारी, ये जीवधारी जो है ये प्राकृतिक संसाधन नहीं है। आपका जो है 39 का डी ऑप्शन सही होगा। कह रहा है कि यूरो दूसरा का संबंध है, ये जो यूरो दूसरा है इसका संबंध है किससे, वायु प्रदूषण से, जल प्रदूषण से, मृदा प्रदूषण से, और इनमें से कोई नहीं। 40 का ए ऑप्शन आपका सही है, यूरो सेकेंड का संबंध जो है वायु प्रदूषण से है। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, इसका जवाब आपको मुझे कमेंट करके देना है, मैं इसका आंसर आपको नहीं बताने वाला हूँ। 41 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। एल्यूमिनियम पर जो है मोटी ऑक्साइड, किसका, मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, आपके ऑप्शन से ए जस्तीकरण, बी एनोडीकरण, सी है समृद्धिकरण और डी है इनमें से कोई नहीं। ये जो है इसका आंसर मुझे आप लोगों को कमेंट करके बताना है। चलिए निश्चित रूप से आप बताइए कैसा लगा आपको ये वीडियो। इसमें जो हमने 40 क्वेश्चन आपको बताया है, कैसा लगा आप मुझे कमेंट करिए, और आप लोग अपने दोस्तों से भी निश्चित रूप से ये शेयर करिए। जिनका भी बोर्ड परीक्षा है उनको ये जो है उनको 50% जो है निश्चित रूप से मतलब यहीं से आएगा प्रश्न। हम जो भी चीज़ें आपको देंगे ऑब्जेक्टिव वो सुंदर सटीक देंगे, आपके परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण होगा वही देंगे। और यहाँ आप लोग को देखिए, यहाँ बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना है। मैं आप लोगों को कोई भी प्रश्न होता है तो मैं उसे समझा भी देता हूँ, तो आप लोग इसे देखेंगे, आपके ध्यान में रहेगा, और आप जब परीक्षा देने जाएंगे तो निश्चित रूप से इसका आपको फ़ायदा मिल जाएगा। तो इस चीज़ को आप समझ ही रहे हैं, अपने दोस्तों में भी आप शेयर करेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, वहाँ टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप जाकर के टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं हमसे। वहाँ जो है हर एक अपडेट, आप कोई छोटा सा अपडेट है तो सब कुछ के लिए यूट्यूब पे आना पॉसिबल नहीं है, तो वहाँ हम लोग दे देते हैं। वहाँ जो आपको जानकारी मिल जाएगी टेलीग्राम से। जिस तरह से आप व्हाट्सअप, फेसबुक, ट्विटर, हमेशा टिकटॉक करते रहते हैं बिना मतलब का काम, उसी तरह से एक टेलीग्राम भी है, उसे रख लीजिए। वो काम की चीज़ें हैं, उस पर जो है जो भी चीज़ें मैं शेयर करूँगा आप लोग को मिल जाएगा। अगर आप लिंक से नहीं जाना चाहते तो वैसे भी आप नाम सर्च करते हैं टेलीग्राम पर, लिखेंगे लक्ष्य सिविल सेवा संस्थान दिल्ली, तो आपको खुद ऐसे मिल जाएगा लक्ष्य सिविल सेवा संस्थान दिल्ली नाम से, और आप उससे हमसे ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें लगभग 1100 बच्चे हैं पहले से। चलिए 41 का आंसर आपको देना है। इसके ये जो है आपका था साइंस का फर्स्ट पार्ट, मतलब साइंस का जो है ये जो है साइंस का आपका दूसरा मतलब सेकेंड सेट था। साइंस का जो है ये सेकेंड सेट था, सेकेंड सेट का ये फर्स्ट पार्ट था। इसके जस्ट बाद हम सेकेंड सेट का ही
सेकेंड सेट का ही सेकेंड पार्ट तुरंत हम लोग लेके आएंगे। इसमें हमने देखा 140 क्वेश्चन तक, और इसमें हम लोग देखेंगे 40 से 80 क्वेश्चन तक हम लोग देखेंगे। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट, आप लोग शेयर नहीं करते हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो लाइक नहीं करते और कमेंट भी नहीं करते हैं। आप लोग ये भूल जाते हैं। आपका, मुझे पता है कि आपका एग्जाम है, लेकिन इतना करने में आपको मुश्किल से 1 मिनट का टाइम लगेगा, क्योंकि इतना मेहनत हम कर रहे हैं। देखिए, आप लोग जब लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं प्यारा सा, तो मुझे भी एनर्जी मिलती है कि नहीं, हमारे जो बच्चे हैं मेहनत कर रहे हैं और हमको भी उनके लिए मेहनत करना चाहिए, है कि नहीं। तो आशा करते हैं आप निश्चित रूप से ये कमेंट करेंगे। चलिए, अब जो है नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आएगा आप लोगों के लिए, दूसरा पार्ट। इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।